Babu, this is the last part of 100% important for ACCL. Now we will proceed to learn something in 30 to 40 minutes. But I have explained all things which are essential for any recruitment exam in CIL in my channel. If you have learned that, you may success. अब जिसने 2-4-10 देखा उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। चालू करते हैं। ईएल के बारे में एक वीडियो में कहीं हम बताए थे, कुछ और चीज उसका जो हम वहां नहीं बताए उसको बताए थे। क्या होता है ईएल जो है, ये अब तो कमाया हुआ छुट्टी है कि अंडरग्राउंड में 15 दिन आपने काम किया तो उसके पीछे एक ईएल आपको मिलेगा, ओपन कास्ट में 20 दिन के पीछे एक मिलेगा, तो कमाया मेरा मान लो जमा था 50 दिन। लेकिन क्या हो सकता है कि वो जो आदमी जिसका ईएल जमा है वो मर गया, तो क्या उसको अब छुट्टी तो मिलेगा नहीं, तो उसके बदले उसके उत्तराधिकारी को या नॉमिनी को ईएल का पेमेंट होगा। ठीक है, तो कब होगा वो देखेंगे। यदि कोई आदमी का सुपर एनुएशन हो जाता, मतलब रिटायरमेंट हो जाता, सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट हो जाता है, या डिस्चार्ज या डिसमिस्ड हो जाता है, तब उसको कब पेमेंट होगा ईएल का। वो दो चीज को हम पहले ले लेते हैं, बाद में जो कुछ रहेगा वो सब सीएमआर से रहेगा। ठीक है, ये माइंडसेट का दो चीज ले लेते हैं। सब चीज बता दिया माइंडसेट का भी। अभी आप सबको तो हम 40 मिनट में नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत जरूर चीज को लिया जाए। पेमेंट ऑफ ईएल इन केस ऑफ सुपर एनुएशन और डिस्चार्ज और डिसमिस्ड। यदि कोई आदमी रिटायर हो रहा है, सुपर एनुएशन मतलब रिटायर हो रहा है, डिस्चार्ज हो गया है या डिसमिस्ड हो गया है, तो उसको ये ईएल का पेमेंट कब होगा? बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डेज। कब होगा? बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डेज आफ्टर सच सुपर एनुएशन और डिस्चार्ज और डिसमिस्ड। जिस दिन वो डिसमिस्ड हुआ या रिटायर हुआ या डिस्चार्ज हुआ, उसके 2 दिन पहले, बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डेज। ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डेज आफ्टर सुपर एनुएशन डिस्चार्ज और डिसमिस्ड। ठीक है, पेमेंट ऑफ ईएल इन केस ऑफ डेथ। कोई आदमी मर जाता है और उसका ईएल बचा है तो उसका पेमेंट होगा। कब होगा? विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ ऑफ हिज डेथ। उसके मरने के 2 महीने के अंदर में ईएल का पेमेंट होगा। किसको होगा? उसके उत्तराधिकारी, HEIRS हेयर्स लिखा होगा, मतलब वही उसका उत्तराधिकारी या नॉमिनी को पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मर गया है तो 2 महीना के अंदर में ईएल का पेमेंट होगा। यदि रिटायर हुआ है, डिस्चार्ज डिसमिस हुआ, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डेज आफ्टर सच सुपरएनुएशन डिस्चार्ज या डिसमिस होने के या रिटायर होने के या डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिन के पहले, मतलब 2 दिन के बाद। ये कहने का मतलब, उदाहरण के लिए समझ लीजिए तो लोग उसको बुझेगा नहीं। कोई आदमी 20 जनवरी 2024 को सुपर एनुएट हो गया, उदाहरण के लिए, तो उसको 22 जनवरी के पहले ईएल का पेमेंट कर दिया जाएगा। बस ये बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बहुत बताया था कि 30 डिग्री से ज्यादा वेटेबल टेम्परेचर है तो 3 लीटर पानी दिया जाएगा, और इन जनरल 2 लीटर पर पर्सन दिया जाएगा, ऐसे ना बताए थे। तो क्या क्वेश्चन पूछा है जी, वहां स्पेसिफाइड है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वेटेबल टेम्परेचर है तो आपको 3 लीटर लिखना है, नहीं तो फिर 2 ही लीटर लिखना है, 2 लीटर पर पर्सन। ठीक है, अभी दिलीप राय एक दिन फोन किया कि सर 2 को 1 कर दूं क्या? तो पहले मैं जोर से हंसा रहे, 2 को 1 कैसे होता भाई? है, बोले नहीं सर आप ही ना बताए थे। तो मैं बोला हम बताए थे, तो 2 को 1 करने के लिए बोला, 2 को 2 रखने के लिए बोला, 1 को 1 रखने के लिए बोला था। क्या था वो 2 और 1 वाला भी सुन लीजिए, इसी से याद आ गया। 3 और 2 से 2 और 1 वाला याद आ गया।
रेगुलेशन 143 में हम बताए हैं कि जो एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट है या सिंपली रेस्पिरेबल डस्ट बोलिए, उसका जो परमिसिबल लिमिट है कितना है, नॉट मोर देन 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होगा डस्ट। 1 क्यूबिक मीटर हवा में डस्ट को यदि हम सैंपल ले, डस्ट सर्वे करें, कितना दिन में करते हैं डस्ट सर्वे, 30 दिन में एक बार करते हैं। तो वो 30 दिन में हम जब सर्वे करते हैं उसी वहां देखते हैं कि 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होता है तो उसको कम करने का प्रयास करना है। सर्वे करने का मतलब वही है कि लिमिट के अंदर हम है कि नहीं है। और वो 1 क्यूबिक मीटर 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब वाला कहाँ बताए थे बेटा, वो यदि आपको स्पेसिफिकली पूछ ले कि 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का क्या रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, तो वो रिकमेंडेशन है, कानून नहीं है। सीएमआर तो आपका कानून है, वो रिकमेंडेशन है कि आपको 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब करना है, लेकिन आपका सीएमआर 143 क्या बोलता है, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो यदि आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा कि परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, तो 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब लिखेगा। लेकिन यदि उसमें 12वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का नाम जोड़ दिया जाए तो 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा गया, और नहीं तो भाई लोग ऐसा बोलते, अकबका के पूछ लिया राम सीता की माता थी, तो बोले हाँ सर, ऐसा नहीं बोलो, वैसा में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते। ड्रिंकिंग पॉइंट, तो ये ड्रिंकिंग पॉइंट बनाना है वहां, तो ड्रिंकिंग पॉइंट जहां आपने बनाया पानी पीने की जगह, उसको ड्रिंकिंग पॉइंट बोलते। वहां पर ड्रिंकिंग वाटर वर्ड लिख दिया जाएगा, उस भाषा में लिखा जाएगा जिसको उस जगह पर मेजोरिटी ऑफ पर्संस पढ़ते हैं, जो भाषा बोलते हैं समझते, उस भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये ड्रिंकिंग पॉइंट जो है कोई भी गंदी जगह से, गंदी जगह ये दिमाग में रखना, से 6 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेगा। ठीक है, यह लिखा है ड्रिंकिंग पॉइंट शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन 6 मीटर्स ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लेट्रिन एटसेट्रा। ये सब गंदा ही जगह ना है ये। ठीक है, ऐसा ही बताया था कैंटीन में कि कैंटीन जो है कोई लेट्रिन, यूरिनल, और कोई बॉयलर हाउस, इंजन हाउस, एसीबी या कोई और गंदी जगह के 15 मीटर के अंदर में सिचुएटेड नहीं होगा। समझ आए कि नहीं। और पानी पीने की जगह है, यदि वहां पे बास आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आपको तो वहां बीमारी हो जाएगी। इसे ड्रिंकिंग पॉइंट साफ सुथरा जगह में रहेगा, जब ना पानी पीने का मन करेगा, ये पर्पज है, और बीमारी नहीं होगा। अब कैंटीन में बैठ के खाना ना खाता है आदमी, नाश्ता करता है, और यदि वो आजू बाजू सब अंधा गंदा चीज होगा तो आदमी वहां बैठ के खाना खाएगा क्या? नहीं। इसीलिए बोला कम से कम वो 15 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेगा। उतना दूर पे आप वो बाकी सब चीज भी, वो भी जरूरी है, लेकिन वो उतना दूर रहेगा। और उससे ज्यादा दूर में रखिए, आपको क्या रोकता है, मतलब 15 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। रेगुलेशन 93 सब रेगुलेशन 7 एंड रेगुलेशन 97 सब रेगुलेशन 7। ये 93 के सब रेगुलेशन 7 में भी है, 97 के सब रेगुलेशन 7 में भी मेन राइडिंग के बारे में जिक्र है। ये हालेज वाला है और ये कन्वेयर वाला है। ठीक है, तो चाहे आप हालेज से कर रहे हो, कन्वेयर से कर रहे हो, हालेज के भी टाइप है, चेयरलिफ्ट भी होता है और बोगिया वाला भी होता है। ठीक है, कोई सिस्टम से आप मेन राइडिंग सिस्टम यदि बिलो ग्राउंड माइन में यूज कर रहे हैं तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपने चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन नहीं लिया है। किससे लेना होता है बेटा? मेन राइडिंग, चाहे वो बेल्ट कन्वेयर से आप यूज कर रहे हैं, हॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना है। ये 93 का रेगुलेशन 7 बोलता है कि हॉलेज से कर रहे तो हॉलेज के आपको मेन राइडिंग के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना है। 97 का 7 भी बोलता है कि बेल्ट कन्वेयर को यदि आप मेन राइडिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना होगा। लेकिन 97 के 7 में और बात है, अब उसको सुन लीजिए। क्या बोलता है वहां पे
कि मैनेजर शैल फॉर्मुलेट ए सेफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ बेल्ट कन्वेयर, ए कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा मैनेजर साहब बेल्ट को बैठाने के लिए, उसको ऑपरेशन कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, यूज कैसे करेंगे। और ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा, कोयला ढोने के लिए जो आप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अलग होगा, सेपरेट कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा। और एट दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये कॉपी ऑफ द कोड ऑफ प्रैक्टिस shall be submitted to the chief inspector of mines before 90 days of using the belt conveyor as a main riding system। ठीक है, आपने जब बेल्ट कन्वेयर को मेन राइडिंग सिस्टम के लिए यूज करना है उससे 90 दिन पहले, ठीक है, नॉट लेस देन 90 डेज बिफोर आपको क्या करना है, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बना करके भेज देना है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, उनसे परमिशन ले लेना है। लेकिन कोयला के लिए, कोयला ढूंढने के लिए, कोल ट्रांसपोर्ट के लिए यदि बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं तो मैनेजर वहां पर भी कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा, जो भी बताए, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, यूज ऑफ बेल्ट कन्वेयर। और उस केस में कोयला ढोने के लिए कर रहे हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेते हैं, चीफ इंस्पेक्टर से नहीं। बेल्ट कन्वेयर को कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेना। और ये कोड ऑफ प्रैक्टिस को नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर कोड ऑफ प्रैक्टिस का कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर के पास जमा करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी उतना नहीं। और ये बेल्ट कन्वेयर में और एक बताया होगा कि बेल्ट कन्वेयर और जो रोड है उसके बीच का जो गैप है या पॉसेज है या ट्रेवलिंग पॉसेज बोलिए या क्लियरेंस बोलिए, मतलब बेल्ट कन्वेयर और रोड का एक साइड के बीच का जगह वो नॉट लेस देन 1 मीटर होगा। 1 मीटर नहीं बोला बेटा, नॉट लेस देन 1 मीटर से कम नहीं रहेगा, 1 मीटर से कम नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे वहां जब रेगुलेशन 97 बता रहे होंगे वहां पे ढेर सारे सेफ्टी डिवाइसेस बताए होंगे। पुल का स्विच रहेगा कि कहीं से भी आप उसको खींच दीजिए, कुछ नहीं रहता है, तार रहता है उसको खींच दीजिए, ऐसा जैसा चेन ट्रेन में पुलिंग चेन का प्रावधान है वैसे ही ये इंजन को बंद कर देगा, खींच देगा तो बेल्ट चलना बंद हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए है। और भी बताए होंगे प्री स्टार्ट अलार्म के लिए रहता है, ठीक है, सिग्नलिंग है, टेलीफोन का कम्युनिकेशन है, ठीक है, बहुत सारी चीज बताएगा। वो स्लिपेज ना हो उसके लिए बताया होगा, वो अलग बात है, उसको अभी यहीं पर लेंगे तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा टाइम, इतने में खत्म होगा। लो, ये ड्रिल के बारे में कई बार बताया है बेटा, ओपन कास्ट वाले केस में बताया था कि HEMM ड्रिल को तभी बोलेंगे, ड्रिल मशीन को HEMM तभी बोलेंगे यदि वो ड्रिल 50 mm से अधिक, मोर देन 50 mm से अधिक होल का डाया करने में कैपेबल है, सक्षम है। और अप टू 50 mm तक का जो ड्रिल डाया करता है वो HMM की परिभाषा में नहीं आता, ऐसा भी बताया था। ठीक है, तो अब ये अंडरग्राउंड का केस है। अंडरग्राउंड में ऐसा ड्रिल इस्तेमाल करना है कि वो ऐसा होल ड्रिल करे कि जो एक्सप्लोसिव का कार्टिज है उससे होल जो है 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर कहीं लिखा होगा देखो, 0.3 सेंटीमीटर उसका होल का डाया अधिक रहे। मतलब किसका डाया अधिक रहे ड्रिल बोल रहे, अरे होल के अंदर में ना कार्टिज घुसाएंगे तो कार्टिज का डाया छोटा होना चाहिए जब ना घुसेगा। अनित एक बोला सर कार्टिज का डाया जो है ना 0.3 सेंटीमीटर अधिक रखेंगे, ऐसा रेगुलेशन में लिखा है सर। तो मैं बोला अच्छा बेटा कहाँ लिखा है, बोले वो पढ़ा तो था सर नंबर भूल गया। मैं बोला तो ये बताओ जूता खरीदने गया कभी, बोले हाँ सर गया था। तो जूता में पैर डाल के देखा तो जूता यदि छोटा है तुम्हारे पैर से जूता में तुम्हारा पैर घुसेगा, बोले नहीं सर। तो बोले होल बड़ा रहेगा कि कार्टिज बड़ा रहेगा, तो बोले सर कार्टिज। तो क्या लिखा वहां पे, बोले अब समझ आ गया सर कि होल का डाया जो है कार्टिज के डाया से 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर मतलब 3 mm
अधिक रहेगा, मतलब होल का डाया बड़ा रहेगा, कॉटेज का डाया 0.3 सेंटीमीटर कम रहेगा। ये भी ना बात हुआ उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी केस या कंटेनर में कितना बारूद रखेंगे, अंडरग्राउंड वाला केस या कंटेनर में नॉट मोर देन 5 kg, कितना 5 किलोग्राम से अधिक बारूद नहीं रहेगा। और किसी भी व्यक्ति के पास एक समय पर एक से अधिक बारूद का बक्सा नहीं रहेगा, ठीक है। और ये बताइए हर बारूद के बक्से की चाबी किसके पास रहती है पूरे शिफ्ट भर? द की ऑफ एवरी केस और कंटेनर शैल बी रिटेन्ड बाय सटफायर थ्रू आउट इन हिज ओन शिफ्ट। उसके शिफ्ट में पूरे समय केस या कंटेनर की चाबी किसके पास रहेगा? सटफायर के पास, ठीक है। कभी नौकरी कीजिएगा बेटा, कभी शिफ्ट भी कहेगा, डीजीएमएस के ऑफिशियल्स आएंगे, वो पूछेंगे कि इसका चाबी किसके पास रहता है जी, एक्सपोर्टर का चाबी किसके पास रहता है? तो सही जवाब होता है कि सटफायर बोलेगा कि सर मैं रखता हूं सर, और एक बारूद के बक्सा का मेरे पास रहता है सर। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा ना होता है, जो बारूद लेके जा रहा है वही बंद करता, वही चाबी अपने पास रखता है, ठीक है। लेकिन रहना चाहिए किसके पास? सटफायर के पास। हाँ, जो कड़क सटफायर रहता है वो अपने पास भी रखता है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लाइटिंग अरेंजमेंट, चाहे आप ओपन कास्ट में लाइटिंग अरेंजमेंट दे रहे हो, अंडरग्राउंड में लाइटिंग अरेंजमेंट दे रहे हो, तो कितना रखना चाहिए वो तो स्टैंडर्ड बता दी। कैसा रहना चाहिए, उसका नेचर कैसा रहना चाहिए। इतना भी लाइट पैदा ना कर दे कि वो मुझे वहां पे चकाचौंध पैदा कर दे। मेरी आंख में क्या हो, कई बार बहुत ज्यादा लाइट होगा तो देखने में दिक्कत होता है, आई को स्ट्रेन पैदा हो जाएगा। तो ग्लेयर या आई स्ट्रेन पैदा नहीं होनी चाहिए। मतलब लाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी सो अरेंज एज टू प्रिवेंट ग्लेयर और आई स्ट्रेन। वो कभी हम बताए होंगे आप लोग को, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट का तो बहुत पहले कई बार बताया, अंडरग्राउंड का बताए होंगे लाइटिंग स्टैंडर्ड की पीट बॉटम में जो है 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट से 3 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट रखते हैं लाइट। रोडवेज में 0.4 रखते हैं, ऐसा बताए होंगे ना जी। तो और भी चार को चीज बताए होंगे वहां पे। और डिप्लेनिंग एरिया में फ्लड लाइट रखना है कि 6x100 वाट बल्ब। अब ऐसा नहीं कि 6x100 वाट बल्ब से ही आपको रखना है, आपको डिप्लेनिंग एरिया के फ्लोर लेवल पर 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट का इल्यूमिनेशन रखना है। उसके लिए आप कोई अन्य संसाधन भी लगा सकते हैं, और उसके लिए और भी सर्कुलर आए हैं। डिग्री 2 के लिए कैसा करना है, डिग्री 3 के लिए कैसा करना है, कुछ कीजिए। डिप्लेनिंग एरिया के फ्लोर लेवल पर आपको 1.5 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट लाइटिंग स्टैंडर्ड रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप। जो सेफ्टी लैंप आप इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी लैंप में क्या क्या आता है? फ्लेम सेफ्टी लैंप और केप लैंप, ये दोनों मिला के सेफ्टी लैंप होता है। और सिर्फ FSL लिखा है तो वो हो गया सिर्फ फ्लेम सेफ्टी लैंप, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैंप और केप लैंप जो लगाते हैं ना, वो भी सेफ्टी लैंप की डिफरेंस। सेफ्टी लैंप का एग्जामिनेशन का क्या प्रावधान है? कुछ नहीं है। हर 7 दिन में एक बार मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या कॉम्पिटेंट पर्सन, अदर कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बेटा, अदर कॉम्पिटेंट पर्सन होता तो इनसे ऊपर वाला हो जाता है, इसलिए वहां लिखा है एक कॉम्पिटेंट पर्सन। तो मैनेजर का भी सेफ्टी लैंप का कोई काम है कि मैनेजर को कि सब सेफ्टी लैंप चेक करना है, तो मैनेजर कर वो नहीं करेगा, असिस्टेंट मैनेजर करेगा नहीं। तो उसके लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन मैनेजर अपॉइंट करता है, जिसको लैंप चेकर सर्टिफिकेट होल्डर होता है, जिसको अभी बंद कर दिया लगता है वो सर्टिफिकेट, हमको पूरा आइडिया नहीं उसके बारे में। तो वो लैंप को चेक करने के लिए, उसकी जांच के लिए, हर 7 दिन में जांच के लिए एक लैंप चेकर होता है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। अब एक बच्चा पूछता है इसमें मानिक साहब की ओवरमैन होगा, तब अब मानिक साहब ओवरमैन माइस का काम देखा है कि सेफ्टी लैंप चेक करने जाएगा रे बाबू, है सोचना भी नहीं चाहिए। हर जगह सिर्फ मानिक साहब ओवरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं ना होगा, इंजीनियर रखा है, बाकी लोग को अपॉइंट करके रखा है। बिजली काम बिजली वाला देखेगा, मैकेनिकल का काम के लिए मैकेनिकल वाला रहेगा, ठीक है। और कुछ बचा है क्या?
हाँ, लेंथ ऑफ फायरिंग केबल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और राम जी की माता सीता है ऐसा मत लिखना 23 तारीख को, ठीक है। ये बड़ा दुखदायी बात होता है। हम एक दिन पूछे थे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्ट, मैं वीडियो भी डाला, उसके बाद लिखा था, बच्चा लोग देखा भी, और एक बोला कि सर मैं तो अभी आपका वीडियो देखा हूं और देख करके आंसर दिया हूं, फिर भी आप बोल रहे कि आंसर गलत है। तो वो क्या किया, सीता जी को ही माता बना दी कि जबकि राम की माता सीता थी। ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग होता है 2.5 kg पर टन। ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग, कितना स्टोन डस्टिंग करना है, 1 पर टन, मतलब 1 टन कोयला निकालते हैं, 1 टन कोयला निकालते हैं तो 2.5 kg स्टोन डस्ट डालना है। और मैं ये ऑप्शन ही नहीं दिया था, मैं पहला ही ऑप्शन लिख दिया था 2.5 टन पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो कोयला निकालते तो 2.5 टन स्टोन डस्ट डालना है। ये हुआ, राम जो है, सीता जो है राम की माता है, ये वाला। और ये है कौशल्या जी, राम जी की माता थी, ये वाला ऊपर वाला, ये नीचे वाला गलत है। तो ये सबको भी देखा करो। पाउडर फैक्टर में भी हम क्या निकालते हैं, टन पर केजी। कई बार आपको ऐसा पूछेगा केजी पर टन, उल्टा करके पूछेगा, तो यूनिट को भी ध्यान में रखा कीजिए। और हाउ टू कैलकुलेट पाउडर फैक्टर इन ओपन कास्ट माइन, एबीसीडी ऑफ पाउडर फैक्टर करके एक बहुत बड़ा 21 मिनट का वीडियो, उसको देख लीजिएगा। कहाँ का बच्चा गलती करते हैं वो बताए हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन उसमें नहीं है। लेकिन यदि जो देख लेगा, कोई भी टाइप का पाउडर फैक्टर का प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाएगा। एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाले प्लेलिस्ट पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। या लिखिए नहीं, जैसा भी हम बोले, हाउ टू कैलकुलेट पाउडर फैक्टर इन ओपन कास्ट माइन, एबीसीडी ऑफ पाउडर फैक्टर, ऐसा करके वीडियो का नाम था, ठीक है। ये हो गया। और क्या बोल रहे थे, लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल, लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल, लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल, एस केबल मतलब शॉर्ट फायरिंग केबल। इसके लिए 2 क्राइटेरिया दिया है बेटा रेगुलेशन में। ये अंडरग्राउंड के लिए, किसके लिए बोल रहा हूं मैं, अंडरग्राउंड के लिए, ठीक। जिसका जिक्र है स्टेचुटरी, सिर्फ हम वही बात बोलेंगे, हम ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे कि बेवजह का कुछ पैदा हो जाए, ठीक। लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल के लिए क्या नियम है, इसके लिए नियम है बेटा कि आपको इतना लंबा शॉर्ट फायरिंग केबल रखना है कि आपको मारचोट ना लगे, आपको इंजुरी ना हो। हमारा ध्येय क्या होता है, कोल प्रोडक्शन विथ सेफ्टी, एंड सेफ्टी कैसा, विथ जीरो हार्म पोटेंशियल, विथ जीरो हार्म पोटेंशियल, कि हमको एकदम जीरो हार्म हो, खरोच तक ना आए, ठीक है। जिसको जेब बोलते हैं, जेड, जीरो हार्म पोटेंशियल, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल पहले बोलते थे, उसको आप कर दिए जीरो हार्म पोटेंशियल, ठीक है। तो उसके लिए आपको लंबाई क्या बोलता है। और एक बात है, डायरेक्शन का भी महत्व रहता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर चले गए, हाँ, घूम के ऐसे आगे फेस के पीछे में आके खड़े हो गए, बोले हम तो 4 टर्न ले लिए सर, तो 4 टर्न लिए, और मान लो ये मेरा हाथ है, ये मेरा फेस है आगे वाला, और मैं पूरा घूम के इसी के पीछे आ जाऊं, तो क्या होगा, ब्लास्टिंग से वहां वाइब्रेशन पैदा होगा, हो सकता है साइड से हल्का फुल्का पत्थर कोयला गिर जाए, रूप से कुछ गिर जाए। तो आपको डायरेक्शन भी देखना है। लेकिन अभी वो उसको सब छोड़ देते, लेंथ पे रहते कि लेंथ इतना सफिशिएंट रहना चाहिए कि कोई भी आदमी 2 राइट एंगल पिलर दूर जाकर के ब्लास्टिंग करे। कितना, टू टेक 2 राइट एंगल्स, टू टेक 2 राइट एंगल टर्न्स ऑफ पिलर, ठीक है। टू टेक 2 राइट एंगल टर्न्स ऑफ पिलर, टर्न्स मोड़, टू टेक 2 राइट एंगल टर्न्स ऑफ पिलर। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है
कि किसी भी परिस्थिति में केबल की लंबाई जो है नॉट लेस देन 50 मीटर रहेगा। यदि या तो ये शर्त को आप मानिए या किसी भी परिस्थिति में 50 मीटर से कम शॉर्ट फायरिंग केबल की लंबाई नहीं रहेगी। ये तो मानना ही मानना है। यदि इसको कोई कारण से हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, तो किसी भी केस में नॉट लेस देन 50 मीटर शॉर्ट फायरिंग केबल की लंबाई इससे कम नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट को लेते हैं। बाबू, डिस्टेंस बिटवीन टू आउटलेट्स, आउटलेट को किसको बोलते हैं? शाफ्ट, इंक्लाइन, एडिट, इनको आउटलेट्स बोलते हैं। तो दो आउटलेट के बीच का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? नॉट लेस देन 13.5 मीटर, 13.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। ऐसा काहे प्रोविजन है बेटा? कितना रहेगा? 13.5 मीटर, 13.5 मीटर से दो आउटलेट के बीच का डिस्टेंस कम नहीं रहेगा। ऐसे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बताया था जिसको मुख्य सरफेस फैन बोलते हैं, उसका जो आपके माइन इंटरेस्ट मतलब शाफ्ट, एडिट, इंक्लाइन से कितना दूर रहेगा? और नॉट लेस देन 10 मीटर बताया था। और दो आउटलेट जो है उनके बीच का डिस्टेंस 13.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। चाहे वो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर वाला बात हो, चाहे ये बात हो, रखने का ये पर्पज है टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। और ये रिसर्कुलेशन ऑफ एयर से और एक चीज याद आ गया कि आपका जो ऑक्सिलरी फैन है, वो ऑक्सिलरी फैन कितना एयर सक करना चाहिए? नॉट मोर देन 50% ऑफ एयर फ्लोइंग इन द गैलरी। गैलरी जितनी क्वांटिटी ऑफ एयर बह रही है उस क्वांटिटी का नॉट मोर देन 50% ही एयर को सक करना चाहिए, नहीं तो एयर सर्कुलेशन का चांसेस बढ़ जाएगा, रिसर्कुलेशन का चांसेस बढ़ जाएगा, खत्म हो गया तो। और इसका हाइट कितना रहेगा? ये जो फिर क्या करना है, उनको इंटरकनेक्टेड कर देना है। दो, एक शाफ्ट है, ये मेरा हाथ अभी समझ लीजिए शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, ये दो शाफ्ट है, उनके बीच में इंटर कनेक्शन कर देना है, एक दूसरे में आ जा सके। तो उसके लिए पैसेज बनाना है। वो पैसेज का ऊंचाई जो है नॉट लेस देन 1.8 मीटर। मेनहोल का भी इतना ही है ना बेटा, और मेनहोल का भी इतना ही है, और ट्रेवलिंग रोडवे का हाइट भी कम से इतना ही है, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। और विड्थ तो जो रहेगा 1.5 मीटर है। विड्थ कितना है? जो दो आउटलेट के बीच हम कनेक्शन बनाएंगे उसकी ऊंचाई 1.8 मीटर से कम नहीं रहेगी, और चौड़ाई 1.5 मीटर बोल रहे हैं, 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने आउटलेट रखना आपको? स्टेचुटरली, कानूनी रूप से आपको कितने आउटलेट रखना? आउटलेट में शाफ्ट, इंक्लाइन कितने रखना है? एटलीस्ट 2 शाफ्ट और 2 इंक्लाइन और 1 शाफ्ट 1 इंक्लाइन, मतलब कोई 2 आउटलेट रखना है, या कम से कम 2 आउटलेट आपको रखना है। हाउ मेनी आउटलेट्स रिक्वायर्ड? एटलीस्ट 2 outlets are required as per provisions of CMR 2017। तो क्या एक ही आउटलेट है तो वहां फिर माइन नहीं चला सकते क्या? वहां पे माइन चला सकते हैं यदि आपने चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लिया है कि अभी मेरा दूसरा जो आउटलेट है वो सिंकिंग स्टेट में है, स्टेज में है, अभी पूरा बना नहीं है, तब तक कुछ लिमिटेड पर्सन के साथ, ऐसा नहीं कि फुल मैन पावर के साथ नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के साथ चीफ इंस्पेक्टर माइंस, बाकी और कोई नहीं। चीफ इंस्पेक्टर माइंस सिंगल आउटलेट रहने पर भी लिमिटेड पर्सन को बिलो ग्राउंड माइंस में एम्प्लॉयमेंट के लिए परमिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेन डाइटिंग सिस्टम कई बार बताया है, कब करते? 2 ही केस होता। यदि आपका पिट बॉटम से या इंक्लाइन माउस से या सॉफ्ट टॉप से या एडिट माउस से आपका वर्किंग का डिस्टेंस, ये जो चीजें बताई, चाहे पिट बॉटम बोलिए तो पिट टॉप मतलब वही पिट बॉटम हो गया, क्योंकि उसमें तो हम केज में जाते तो वो तो डिस्टेंस एक ना हो गया, एक पॉइंट एक हो गया। पिट बॉटम से या इंक्लाइन के मुंह से या एडिट के मुंह से आपका वर्किंग का डिस्टेंस जो है मोर देन 1 किलोमीटर है,
तो आपको मैंडेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, किसको करना है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। आर नहीं है बेटा, इसमें एंड है। हम बताए ओनर, एजेंट, आर मैनेजर का क्या मतलब होता है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर का मतलब मैंडेटिंग सिस्टम किसको प्रोवाइड करना है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर को। आप यदि आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है मोर देन 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से अधिक, 1 किलोमीटर मत लिख देना, 1 किलोमीटर से अधिक है तो आपको मैंडेटिंग प्रोवाइड करना। यदि ट्रेवलिंग ऑर्डर्स है, आपको चलने में बहुत कठिनाई पैदा होता है, ऐसा सिचुएशन है वहां पर, तो भी आपको मैंडेटिंग कंडीशन, मैंडेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है, भले चाहिए डिस्टेंस कुछ हो क्यों ना हो। ठीक है, आर में है ना बात। आर मतलब या तो 1 किलोमीटर से अधिक ट्रेवलिंग डिस्टेंस है तो भी करना है, या तो ट्रेवलिंग आपका ऑर्डर्स है तो भी आपको मैंडेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये प्लान और सेक्शन जो हम बनाते हैं, जो कि रेगुलेशन के द्वारा हमसे अपेक्षा की जाती है कि सरफेस प्लान बनाइए, ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाइए, कंबाइंड प्लान बनाइए, वाटर डेंजर प्लान बनाइए, वेंटिलेशन प्लान बनाइए, सब प्लान को हम समझाए हैं। माइंड प्लान एंड सेक्शन वाला मेरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, माइंड प्लान एंड सर्वेयर करके, उसमें सर्वेयर का भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में सर्वेयर का ही 3-4 रेगुलेशन है, बाद में माइंड प्लान का है सब। तो वो जो प्लान बनाना है उसको अपडेट करने का क्या रूल रेगुलेशन है? रेगुलेशन 64 के अनुसार तो क्या बोलता है? द प्लान एंड सेक्शन शैल बी मेंटेन करेक्टेड अप टू डेट विच इज नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। क्या बोलता है? विच इज नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। इतना वर्ड को याद रखिएगा, विच इज नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। और सब में 3 मंथ देगा, ये वाला वर्ड को आगे पीछे करेगा, और चारों के चारों ऑप्शन में 3 मंथ रहेगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगी। क्या बोला हमने? प्लान एंड सेक्शन शैल बी ब्रॉट अप टू डेट which is not earlier than 3 months, not earlier than 3 months। ठीक, आरएफ ऑफ प्लान कितना रखने का नियम है? रेगुलेशन 64 के अनुसार 2000:1 और 1000:1, 2000:1 और 1000:1। कहीं गलती से 100 लिखा जाए तो बोल रहे हो ना 1000, तो वो भी क्या रहेगा? 2000:1 और 1000:1, या इसको 1 into 1000 भी बोलते हैं, इसी को उल्टा बोलते हैं, 1:2000 बोलते। आपको ये दो में से कोई एक स्केल को मानना है। अब एक पूछ लिया कि सर ये दोनों का कैसे, कोई एक पूछ ले, तर एक पूछ ले, कहां लिखा है? आपको रेगुलेशन बोलता कि ये स्केल मान सकते हैं या ए स्केल मान सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा होगा ये कहीं लिखा है क्या? आप ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। ठीक है, ऐसे ही इसमें से याद है आपका स्टोन डस्ट सैंपलिंग प्लान या डस्ट प्लान का आरएफ कितना होता है? 2000:1, दोनों का, सैंपलिंग प्लान का भी और डस्ट प्लान का भी। इल्यूमिनेशन सर्वे कितने दिन में करते हैं बेटा? 30 दिन में एक बार। डस्ट सर्वे भी 30 दिन में एक बार। और 30 दिन वाला और एक चीज बताया था 139 के अनुसार, जो भी आपके आग बुझाने वाले संसाधन है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, एपरेटस है, उनकी जांच भी 30 दिन में एक बार, मतलब फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए जो भी मटेरियल, डिवाइसेस, एपरेटस जो भी यूज आप कर रहे हैं, उनका जांच करने का 30 दिन में एक बार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो और इसी से याद आ गया, डस्ट सैंपलिंग बोल रहा था, वो जो आपका डस्ट इंचार्ज जो है, वो सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में कब काम कर सकता और कब नहीं कर सकता? डस्ट इंचार्ज कैन एक्ट एज ए सैंपलिंग इंचार्ज। डस्ट इंचार्ज कैन एक्ट एज ए सैंपलिंग इंचार्ज if the average output of the mine monthly output less than 5000 टन। यदि एक महीना में 5000 टन से कम यदि आपके माइन का प्रोडक्शन है, तो डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। कब करेगा बोला जी? यदि माइन का मंथली आउटपुट 5000 टन से कम है, तब डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। कहने का मतलब कब नहीं करेगा? यदि 5000 टन से अधिक हो जाए, यदि मंथली आउटपुट 5000 टन से अधिक हो जाए, तो आपको डस्ट इंचार्ज अलग रखना होगा, सैंपलिंग इंचार्ज अलग रखना होगा। ठीक है, ये डस्ट पे से और बात याद आ गया, एक नेचुरल वेट भी बताए थे कि नेचुरल वेट एरिया उसको बोलेंगे कि यदि वहां का डस्ट का सैंपल ले तो उस 10 सैंपल में
पानी की मात्रा बाई वेट 30% से कम नहीं होगा, तब उस एरिया को नेचुरली वेट एरिया मान लिया जाएगा। और नेचुरली वेट एरिया में ना आपको पानी छिड़कना है और ना ही स्टोन डस्टिंग करना है। ठीक है, नेचुरल वेट है तो ऐसे ही डस्ट को उसने क्या कर दिया, दबा के रख दिया। नहीं तो डस्ट के दो इविल है, इविल मतलब बुराई, खराबी, उसके हानि दो है। क्या है, एक तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है, डस्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उसको लंग डिजीज बोलते हैं, न्यूमोकोसिस हो जाता है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि कोल डस्ट के चलते कोल माइंस में कोल डस्ट एक्सप्लोजन का भी खतरा बना रहता है। तो ये दोनों खतरों को खतरे ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी भी छिड़कते हैं और जहां पानी नहीं छिड़क सकते वहां पर स्टोन डस्टिंग कर देते ताकि कोल डस्ट एक्सप्लोजन की संभावना को खत्म कर दे, पानी छिड़क के या स्टोन डस्टिंग करके। और जो स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं वो बाद वाला चीज है, बीमार ना हो इसके लिए साफ सुथरा खाना खाना है, नहाना धोना है, बढ़िया से घर को साफ सुथरा रखना है, यह हुआ स्टोन डस्टिंग या पानी छिड़काओ। लेकिन यदि ओकरा बाद भी बीमार पड़ ही गया तो दवाई खाना है, वो दवाई आपका स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर क्या करेगा, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को रोकता है, इनफ्लेमेबल गैस वाले एक्सप्लोजन को नहीं रोकता है, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकता है। कैसे रोकता है, स्टोन डस्ट बैरियर के प्लेलिस्ट में बताया है। यह भी बताया होगा कि बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ हेवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर ही लगाते हैं, लांगमाल में हेवी और लाइट बैरियर दोनों लगाते हैं, सब बताया होगा वहां पे, आप वहां देखिएगा क्योंकि सब कुछ यही नहीं ले सकते। और स्टोन डस्ट बैरियर जो है वो डिग्री 2 डिग्री 3 गैसी माइन में लगाते हैं, लेकिन डिग्री 1 में वहां लगाएंगे जहां डेवलपमेंट वर्किंग में आपको खतरनाक मात्रा में इन्फ्लुएंस गैस मिलता हो। और जो आप स्टोन डस्टिंग करते हैं, स्टोन डस्ट बैरियर आप खत्म हो गए, स्टोन डस्टिंग करते हैं, पत्थर की धूल को छिड़कते हैं, उसमें फ्री सिलिका 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5% रहना चाहिए। और वो जो स्टोन डस्ट हमने जमा करके रखते माइन में फिर छिड़कते थे, तो उसको टेस्ट करते रहना चाहिए। वो उसको टेस्ट करना है 3 महीना में एक बार टेस्ट करना रहता है, कम से कम 3 महीना में एक बार। ठीक है, वो यूज करने लायक है कि नहीं। अब ढेला बन गया होगा तो कैसे छिड़कूंगा मैं उसको, स्प्रेइंग कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये हुआ। और बता दे कितना स्टोन डस्ट छिड़कना है। यदि कोयला सीम है और वोलेटाइल मैटर 30% से कम है, लेस देन 30% है, तो स्टोन डस्ट जो रहेगा, यदि वहां की धूल का हम सैंपल ले तो उसमें कोयला स्टोन डस्ट सब रहे, उस धूल का सैंपल ले तो उसमें स्टोन डस्ट कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 75%, 75% से कम रहना चाहिए। और वोलेटाइल मैटर 30% से अधिक है तो आपका स्टोन डस्ट कितना रहना चाहिए, 85% स्टोन डस्ट रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते यार। स्केल ऑफ प्लान, कभी प्लान देखे होंगे तो उसमें देखिएगा नीचे साइड में एक स्केल बन रहता है, वो कितना लंबाई करेगा, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर रहेगा, सुटेबली सब डिवाइडेड रहेगा। सब चीज अभी आप नहीं ले सकते, कुछ कुछ जो हमारे दिमाग में आ रहा ले रहे। कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन सेल बी शोन ऑन, कौन कौन प्लान पे कंट्रोल लाइन शो करना, 6 प्लान पे आपको कंट्रोल लाइन शो करना है। कितने प्लान पे, 6। सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान और वाटर डेंजर प्लान हो गया। यहां पे हम 60 में लिख दिया होगा, एसएफ लिखा मतलब सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान और वाटर डेंजर प्लान से हम जियो लिखा, वाटर लिखा, ताकि आप लोग याद देख लीजिए। ऐसा क्या क्या बोले हम आपको 6 नाम बताए, कौन कौन से पे रखना है आपको, कौन कौन से प्लान में कंट्रोल लाइन दिखाना होता है। 6 प्लान में, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान और जियोलॉजिकल प्लान, वाटर डेंजर प्लान। ठीक है, इतने में दिखाना है। ये ज्वाइंट सर्वे प्लान की बात आई तो ज्वाइंट सर्वे प्लान कब बनता है, पहली बात तो ज्वाइंट सर्वे प्लान पर दोनों माइन के मैनेजर साइन करेंगे, दोनों माइन के सर्वेयर साइन करते हैं। ये ज्वाइंट है मतलब 2 चीज से मतलब है,
तो मेरा कोई ए माइन है, मेरे बगल में बी माइन है, तो जब कॉमन बाउंड्री से किसी भी, चाहे बी माइन का हो चाहे ए माइन का, कॉमन जो बाउंड्री है या डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, उस बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर यदि वर्किंग आ जाए, वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ कॉमन बाउंड्री और डिस्प्यूटेड बाउंड्री, then joint survey plan had to be prepared and signed by both manager and both surveyor of the mine, and all features above ground and below ground within 60 meter of the boundary have to be shown on the joint survey plan as per subsection 7 of regulation 65। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, ये कंट्रोल लाइन बताया कि 6 प्लान पे दिखाएंगे। अब ज्वाइंट सर्वे प्लान में ये अंडरग्राउंड प्लान है, इसमें अंडरग्राउंड प्लान के सारी चीजें भी दिखाएंगे, ये भी ख्याल रखना। ज्वाइंट सर्वे प्लान में अंडरग्राउंड प्लान की सारी चीज दिखाएंगे, क्योंकि वन टाइप ऑफ अंडरग्राउंड प्लान है। ठीक है। हाँ, कंट्रोल लाइन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अंडरग्राउंड के केस में कंट्रोल लाइन जो है 5-5 मीटर के वर्टिकल इंटरवल पे ड्रॉ की जाती है। कितना बेटा? 5-5। और जहां पर बिलो ग्राउंड माइन नहीं है, ऐसा लिखा होगा वेयर बिलो ग्राउंड माइन्स आर नॉट सिचुएटेड, मतलब ओपन कास्ट माइन रे बाबू, मतलब ओपन कास्ट माइन में 10-10 मीटर के इंटरवल पे वो आपको कंट्रोल लाइन दिखाना है। लेकिन उसके आगे भी लिखा आर इन माइन सिचुएटेड इन हिली टेरेन, यदि पहाड़ी इलाका में यदि कोई माइन है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, तो वहां पर 10 मीटर के इंटरवल पे दिखाना है। और हम ऐसे ही क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते और बच्चे लोग कर देते गलती। हम लिख देते कि ये अंडरग्राउंड माइन सिचुएटेड इन हिली टेरेन, कंट्रोल लाइन्स आर ड्रॉन एट वर्टिकल इंटरवल 5 मीटर, 10 मीटर, बोथ नॉन, और लिख देंगे 5 मीटर, क्योंकि पढ़ा था कि अंडरग्राउंड के केस में 5 मीटर के वर्टिकल इंटरवल पर कंट्रोल लाइन दिखाना है। लेकिन उसके आगे ये भी ना लिखा था कि जहां पर बिलो ग्राउंड माइंस नहीं, मतलब ओपन कास्ट माइंस है, वहां 10 मीटर में दिखाना है। लेकिन ऐसी माइंस मतलब चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, ऐसी माइंस जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में हिली टेरेन में हो, वहां पर भी 10 मीटर के वर्टिकल इंटरवल पे कंट्रोल लाइन दिखाना है। और कहां पे कितने जगह पे दिखाना है? ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग। कितने? किसी भी वर्किंग से 200 मीटर के अंदर आपको कंट्रोल लाइन दिखाना है। ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग, किसी भी वर्किंग के किसी भी भाग से 200 मीटर फैले एरिया में आपको कंट्रोल लाइन दिखाना है। कहने का मतलब पूरे प्लान पे दिखाना है। एक पॉइंट यहां से पकड़ो 200 मीटर है, फिर एक पॉइंट यहां से पकड़ो 200 मीटर है, तो पूरा प्लान में मतलब पूरा वर्किंग पे आपको क्या दिखाना है? कंट्रोल लाइन दिखाना है। कहने का ये मतलब हुआ। ठीक है। लेकिन ये 200 मीटर वाला डाटा याद रखिएगा। कंट्रोल लाइन कहने का ओवर द होल एरिया लाइन विद इन 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, कंट्रोल लाइन। अब गलती कीजिएगा क्या कि यदि कोई अंडरग्राउंड माइंस में तो 5 मीटर पे दिखाना है, ये सही बात है। ओपन कास्ट में 10 मीटर में दिखाना है, ये भी सही बात। लेकिन हिली टेरेन में चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, तो वहां पर 10 मीटर के वर्टिकल इंटरवल पर कंट्रोल लाइन ड्रा करना है। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ छूटा क्या? ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल लाइन हो गया, कंट्रोल लाइन ड्रॉन वाला हो गया। कंबाइंड प्लान, ये कंबाइंड प्लान कब बनाते बेटा? कंबाइंड प्लान कब बनाते हैं? जब कोई दो सीम या सेक्शन 9 मीटर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। कंबाइंड प्लान shall show all seams or sections which are situated within are lying within 9 meter of each other। ठीक है। और जब दो सीम या जब दो सीम 9 मीटर के अंदर सिचुएटेड होता है,
when two seams are lying within 9 meters of each other are known as contiguous seam or contiguous working. ओके, और जब तो कोई भी सीम्स या सेक्शन 9 मीटर के अंदर सिचुएटेड है तो हमको कंबाइंड प्लान बनाना होता है और हर सीम या सेक्शन को अलग अलग कलर में दिखाना होगा प्लान पर। ठीक है, और कुछ छूटा है तो कितना समय हो गया? 45 मिनट हो गया बेटा। हम कोशिश किए कि कुछ चीजें आप लोगों को बताए। हम कितना सफल हुए ये हम नहीं जानते, लेकिन हम पहले बहुत कुछ बताए हैं। जिन्होंने मेरा चैनल को लगातार देखा है उनको फायदा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है 2 या 4 वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा। ये 45 मिनट का वीडियो देखेगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा। हम ये नहीं बोल रहे 100% जो बताया वही आएगा, 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। नहीं आएगा 5 तारीख को हमको 5 तारीख बोलो 24 तारीख को या 23 तारीख को शाम को फोन करके बताना, चाहे पार्ट 26 हो। आपका हर पार्ट जो हम ACCL के लिए 100% इंपॉर्टेंट निकाले ये 27 होगा। 27 से 50 क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे 27 से, क्योंकि नेक्स्ट वीक चैनल है, मैं बाकी चीज क्या बताता। लेकिन हम श्योर है कि 50 क्वेश्चन आएंगे। महाधमाका 10 है, महाधमाका पूरा देख लीजिएगा। 5 सुपर धमाका उनको देख लीजिएगा जिनके पास समय है। मॉडल क्वेश्चन पेपर है 14, उनको देख लीजिएगा। और स्पेशल MCQ पर MCL करके था 20 पार्ट, उतना देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा तो कम से कम आपका 70-80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये पार्ट कमेंट में अवश्य लिखिएगा।